से स्वस्थ व्यक्ति की लक्षण हम लोग पढ़ रहे थे, राइट। तो लक्षणों में हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं, और एक होमवर्क भी दिया था हमने कि पूरे लक्षण एक साइड लिख करके 10 में से आपने अपने आप को पॉजिटिव और नेगेटिव 10 में से मार्किंग करनी है। अभी तो मुझे नहीं लगता कम लोग भी जुड़े हैं और कितनों ने की होगी, तो आज जब इसको पूरा कर लेंगे तो जरूर से ये कीजिएगा, संडे भी पड़ेगा तो आपके पास वक्त होगा। आत्मविश्वास व आत्मसम्मान की भावना, कितना आत्मविश्वास है आप में, इस तरीके की मार्किंग करनी है। जब आप अपने लिए सही ऑब्जर्वेशन और मार्किंग कर पाएंगे तब आप दूसरे की भी काउंसलिंग और सही ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे। विचार करने की पूर्ण क्षमता, बुद्धि और विवेक के द्वारा निर्णय लेने की पूर्ण क्षमता, स्वतः स्फूर्ति वो कितनी है आपके अंदर। तो अगर हेमंत जी या देवेंद्र जी उस दिन भी प्रेजेंट थे लास्ट डे, तो आप में से किसी ने किया है होमवर्क जो मैं बता रही थी? नमस्ते। नहीं करता यार। अच्छा, आपने ज्वाइन नहीं किया था? जी, ऑप्शन था वो। अच्छा, ठीक है। तो ये 68 नंबर पे मेरा ये था होमवर्क। 68 नंबर पे ये जो मेंटल हेल्थ स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण थे, ये जो लिखे हुए हैं इनको मैं फिर से पढ़ रही हूँ। ये एक साइड आप लिखेंगे, एक पॉजिटिव लिखेंगे, उसके बाद नेगेटिव लिखेंगे। तो 10 में से अपने आप को मार्किंग करनी है कि 10 में से आपके अंदर कितना है वो, और उसमें नेगेटिविटी कितनी है, पॉजिटिविटी कितनी है। ठीक है, 10 में से अपने आप को नंबर देने। तो जब आप अपने आप को ऑब्जर्व कर पाएंगे तब आप दूसरे को ऑब्जर्व कर पाएंगे ना। कमियां तो सब में, अगर मैं लिखने बैठूंगी तो मेरे अंदर भी होंगी। तो 10 में से आप अपने आप को कितने मार्क्स देते हैं, ये होमवर्क था। तो आत्मविश्वास व आत्मसम्मान की भावना, विचार करने की पूर्ण क्षमता, बुद्धि व विवेक के द्वारा निर्णय लेने की पूर्ण क्षमता, स्वतः स्फूर्ति, यथेष्ट सुरक्षा, समय अनुसार व्यवहार करना, धैर्य व उल्लास का बना रहना, अपनी कमियों का ज्ञान व स्वीकृति प्रत्यक्षीकरण सहित, अपनी शक्ति व योग्यता का सही ज्ञान, दूसरों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव, दृढ़ निश्चयी और निस्वार्थ। यहाँ तक हम लोगों ने कल लिया था। 1 सेकेंड दीजिए, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। मैम आवाज नहीं आ रहा है, आवाज वॉइस। सॉरी, फिर से रिपीट करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़े थे। अब अनुभव से सीखने की क्षमता, ये कितनी है। भूमिका निष्पादन, व्यक्तित्व पर बराबर बल, व्यक्तित्व पर कार्य दक्षता एवं व्यवहार निपुणता कितनी है। समायोजन की क्षमता कितनी है। जरूरी नहीं है हर में हो, हमारे अंदर पोटेंशियल हो सकता है कि कार्य दक्षता का ज्यादा हो पर समायोजन का ना हो। उसमें हम 2 नंबर अपने आप को दें और कार्य दक्षता में 8 नंबर दें। ठीक, ऐसे करके आपको अपने नंबर देने हैं। वास्तविकता से यथेष्ट संपर्क कितना है। आप अपनी दुनिया में रहते हैं कि वास्तविक तौर पे आप वास्तविक व्यक्ति हैं कि जो प्रेजेंट है वो ही प्रेजेंट है। फिर भय, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, आशंका आदि मनोविकार कितने % है आपके अंदर। किसी में बहुत ज्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं या भय जाता है। एक लाइन में लिखा है, यहाँ पर जितने लिखे हैं इसके अलावा हम इनको भी अलग अलग लिख सकते हैं।
और जब हम इनको अलग अलग लिखेंगे तो हम उनको भी आगे बना सकते हैं। लोग खा रहे हैं हमारी। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है और अच्छा है, इसको पढ़ते हैं। पेज नंबर 68 पे हूं मैं। विष विलोपन, उसका एवं प्रतिविष, कुछ प्रतिकारक विषयों के साथ संयुक्त हो उनके बुरे प्रभाव का निराकरण कर देते हैं। उदाहरण के लिए यदि विष कोई प्रबल अम्ल है तो मृदु क्षार जैसे तनु अमोनिया चूने या अमोनिया चम्मच में एक जेल पॉइंट आधे पानी का मैग्नीशिया खड़िया आदि के व्यवहार से अम्ल के प्रभावों का निराकरण किया जाता है। विष यदि प्रबल क्षार है, विष मतलब एसिड कोई चीज है तो उसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे बेसिक से, ये समझाना चाह रहे हैं वो। आदि के व्यवहार से अम्ल के प्रभाव का निराकरण किया जाता है। और अगर पॉइजन, जो चीज हमारे लिए नुकसानदायक है, वो अगर बेसिक है, क्षारीय है, तो उसका प्रतिकार, उसको काटने के लिए हमें मृदु अम्लों का यूज करना पड़ेगा, जो कि एसिटिक एसिड, सिरका, नींबू का रस से किया जा सकता है। यदि विष की प्रकृति का ठीक ठाक पता ना हो तो अंडे की सफेदी, मीठा तेल छोड़कर को विष फास्फोरस डालकर उंगली में मुंह चाहिए, मतलब कुंजल कराना चाहिए। प्रभाव को देखकर ठीक कर लीजिए, पता नहीं क्या लिखा है इसमें। देकर दूध या पानी पर्याप्त तथा अथवा वमनकारी औषधियां देकर विष को जल्द से जल्द बाहर निकालने की चेष्टा करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति एसिड या इस तरह की कोई चीज पी लेता है तो उसको तुरंत वमन कराना चाहिए। बहुत अधिक मात्रा में सादा पानी पिलाकर अथवा एक प्याले गर्म पानी में 1 चम्मच सरसों का सिरप ऑफ से ये ठीक है। एक प्याले गर्म पानी में 1 चम्मच सरसों का सिरप तेल डालकर वमन कराना चाहिए। अधिकांश विषयों में दूध, अंडे की सफेदी अथवा कड़ी कॉफी या चाय से राहत मिलती है। विष से जो लक्षण उत्पन्न हुए हों उनके विपरीत लक्षण उत्पन्न करने वाली औषधियों का सेवन करना चाहिए। यदि शीत मालूम हो, थकावट या चेतना दिखाई पड़े तो विषक्रांत व्यक्ति को गर्म रखना चाहिए और उसे उद्दीपक पदार्थ जैसे कड़ी कॉफी, कड़ी चाय या सेवन कराना चाहिए। यदि नींद आती हो तो उसे गर्म जल के टब में रखना अच्छा होता है। यदि आवश्यकता पड़े तो कृत्रिम श्वसन का सहारा बिना संकोच लेना चाहिए। नेत्रोत्पादक औषधियों के विष में तो कड़ी कॉफी का उपयोग शीघ्र करना चाहिए। ये भी कहते हैं कि अगर किसी ने कुछ भी पंजेंट खा लिया है, मतलब पॉइजनस खा लिया है, तो उसको सोने नहीं देना है पहली बार। और सोने ना देने के लिए वार्म बाथ, जो टब की बात कही गई है वो है, उसके एवज में कॉफी चाय है, उसके एवज में कुंजल कराना है। तो ऐसा करके उसको पॉइजन फैलने से बचाया जा सकता है। किसी डॉक्टर को तुरंत बुलाकर विषक्रांत व्यक्ति को दिखाना चाहिए और जो विष खाया गया है और या जिसके खाने की संभावना है उसे डॉक्टर को बताना चाहिए। यदि विष अमाशय में गया है तो डॉक्टर से राय लेकर अमाशय को खाली करने का उपाय करना चाहिए। ठीक है। कुछ सामान्य विष और उनके प्रतिकारक उपाय। मान लीजिए कोई अल्कोहल बहुत ज्यादा पीता है या एक सीमा से ऊपर पीता है, वमन कराना चाहिए, मतलब पानी पी करके वोमिट करना, जिसे हम कुंजल भी कहते हैं। और अमाशय को पूर्णतः धोना, कॉफी पिलाना, शरीर को शीतल और शरीर को गर्म रखना तथा एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया का सेवन कराना चाहिए। ठीक है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिखा है, शरीर को शीतल और सिर को गर्म रखना चाहिए। जनरली हम क्या करते हैं, पैर गर्म, पेट नरम, सिर ठंडा। सिर को कभी गर्म रखने की बात नहीं करते।
प्राकृतिक चिकित्सा में जनरली पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा। पेट को गरम होगा वो तो ठंडा करेंगे, ठंडा होगा तो गरम करेंगे। ऐसा मौसम के अनुसार या उस व्यक्ति के जैसा लग रहा है उसके अनुसार करा जाता है। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मान लो किसी ने पी लिया हो, सुनते ही हैं आप, नाइट्रिक व सल्फ्यूरिक एसिड पी लिया हो तो क्या करेंगे, मृदु क्षार जैसे अमोनिया, बेकिंग पाउडर, आप सभी जानते हैं बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मैग्नीशिया, खड़िया, चूने का पानी तथा साबुन जल का सेवन करना चाहिए। कितना पॉजिटिव है वो, मतलब ये पढ़ा हुआ बातें, पढ़ी हुई बातों पे ऐसे अमल मत करिएगा, है ना। जो चीजें आपको सैद्धांतिक लग रही हैं, जो आपको पता ही है वो कर सकते हैं। जैसे आपको पता है वमन तो कराना ही चाहिए, तो वमन कराना लॉजिकल है। आप किसी एलोपैथ सेक्टर में जाएंगे तो भी वो कुछ पाइप डाल करके सारा का सारा पेट का निकलवा देंगे, ठीक है, या वोमिट करा देंगे या लूज मोशंस करा देंगे। तो ये एकदम नेचुरल है कि एनिमा दिया जाए, वोमिट कराया जाए, ठीक है, सोने ना दिया जाए। तो उन्हीं चीजों को फॉलो करिए, बाकी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही होना चाहिए। तो पढ़ लें अपनी जानकारी के लिए, पर ऐसा इसमें से पढ़ करके ना करें, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है। जहां पर हमने यूज किया होगा हम बिल्कुल बता देंगे। फिर है प्रूसिक एसिड, ये बड़ा विषैला अम्ल है। अमाशय को धोना, एमीनाइट्रेट का अंत सोडियम साथ साथ और श्वसन इंजेक्शन शिरा, अंत में थायोसल्फेट सोडियम और नाइट्रेट, मेथिलीन का अंत, उपाय आदि इंजेक्शन शिरा। ये एलोपैथ का काम है, बहुत सारे एसिड को डाल करके बनाना। कार्बोलिक एसिड, विलेय सल्फेट का सेवन, हल्के अल्कोहल, अंडे या आटे के पानी का सेवन। क्षार, तनु अम्ल 2 से 3% एसिटिक एसिड, सिरका, नींबू का रस का सेवन, खाने वाला तेल, घी, दूध, मलाई व अन्य शामक द्रवों का सेवन। तो अगर क्षारीय चीज से कोई नुकसान हुआ है तो हम एसिड को डाल करके उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। एल्केलॉइड, कोकेन, एकोनाइट, बेलोडोना, स्ट्रिक्नीन, अफीम, मार्फिन, तंबाकू तथा निकोटीन। अमाशय को पोटैश परमैंगनेट के विलयन 1:1000 के पंप द्वारा धोना, कृत्रिम श्वसन व ऑक्सीजन का श्वसन, बिना दूध के कॉफी पिलाना, केंद्रीय तंत्र के उद्दीपक का सेवन, शरीर को गर्म रखना तथा बारब्यूरेट द्वारा उत्तेजना का नियंत्रण। कुछ भी आप इसमें से कर नहीं पाएंगे। पोटेशियम परमैंगनेट का जरूर आप यूज कर सकते हैं और उसके द्वारा आप कुंजल करा सकते हैं। पारा मरकरी ऑफ बाइक्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, सिंदूर या हिंगुल, सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड, सल्फोक्रिसेट से धोना, 10 मिनट के अंदर वमन कराना, अंडे की सफेदी तथा दूध का सेवन, सोडियम लैक्टेट का सेवन। संख्या, पर्याप्त अमाशय की नली द्वारा पर्याप्त मात्रा में सेवन या सोडियम थायोसल्फेट विलयन का अंतशिद। तूतिया, अमाशय के पंप को धोना। पहले तूतिया आता था ना, आई थिंक, जो चिपकाते हैं, जिससे लिफाफे वगैरह चिपकाए जाते हैं, पहले आता था हरा हरा रंग का तूतिया, वो भी पॉइजन का काम करता है। तो अमाशय को उसमें भी कुंजल कराना चाहिए। दूध, अंडे की सफेदी, साबुन तथा आटा मिले पानी का सेवन। शीशा, लेड से बहुत सारा लोग खा लेते हैं, थर्मामीटर में लेड होता है वो खा लेते हैं, तो प्रचुर पानी से धोना। इप्सम सॉल्ट का सेवन, अंडे की सफेदी और दूध का सेवन, आटे के पानी का सेवन। तो यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं। इप्सम सॉल्ट आप यूज करें। इप्सम सॉल्ट हमारे पेन रिलीविंग का काम भी करता है, स्टमक क्लीनिंग का काम भी करता है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी काम आता है। तो मेडिकल स्टोर्स पे इप्सम सॉल्ट खरीद के उसके थोड़े थोड़े रूल्स करें, उसको देखें। आयोडीन ऑफ टिंचर, कुछ कहना चाह रहे? आयोडीन ऑफ टिंचर, पंप से अमाशय धोना, वमन कराना, आटे की गाढ़ी लेई का सेवन। फास्फोरस, दिया सलाई, अगर जो दिया सलाई में फास्फोरस की बनी होती है जो जलती है वही खा लेते हैं लोग। अमाशय को हल्के पोटाश पर मैग्नेट व हाइड्रोजन परऑक्साइड के विलयन से धोना, इसमें दूध, तेल,
घी का सेवन वर्जित है। दूध या पानी के साथ आधा चम्मच तारपीन का सेवन। आटा, इप्सम सॉल्ट या मैफ्रीशिया का सेवन। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी देखिए इप्सम सॉल्ट की बात आई है। तो इप्सम सॉल्ट एक तरीके से एल्कलाइन नेचर का होता है और कुछ चीजों में आप अगर इसको वमन कराते हैं उससे पिला करके तो अच्छे रिजल्ट आते हैं। एंटीमनी, पारद, शाही उपचार करना चाहिए। दूध या अंडे का सेवन कराना चाहिए। टोमेन, विष, मछली और मांस के सड़ने से बने विष को टोमेन कहते हैं। डिब्बे में वन मांस मछली में भी यह विष कभी कभी पाया जाता है। इस विष के निराकरण के लिए कोई प्रबल रेचक सॉल्ट, इप्सम, रेंडी तेल, अरंड का तेल, रेंडी का तेल आदि मिला तारपीन और अल्प है। आवश्यक सेवन या साबुन झाग युक्त पानी से एनिमा लेना। ठीक है, तो ये भी कुछ कुछ आपके इसमें आते हैं। तो साबुन के झाग के पानी से एनिमा दिला दिया और आपने इप्सम सॉल्ट का पिला करके उसको वोमिट करा दिया। अभी कुछ नहीं समझ में आए तो ये तो करा ही देना चाहिए। किसी भी तरीके का पॉइजनस आपने खाया है किसी ने। रजत, विष, नमकीन पानी का प्रचुर सेवन। दूध, साबुन तथा बेकिंग सोडा का सेवन। अगेन बेकिंग सोडा अगेन बहुत अच्छा है। तो आपके पास 2-3 चीजें हो गई हैं, लाइक बेकिंग सोडा है, इप्सम सॉल्ट है और तारपीन का तेल कितना कंफर्टेबल है वो पता नहीं मुझे, नींबू है और साबुन के पानी का एनिमा है। वनस्पति विष क्या होता है, इसका कोई प्रतिकारक नहीं है। उद्दीपक तथा रेचक का सेवन तथा वमन कराना चाहिए। मशरूम भी कभी कभी बहुत जहरीले होते हैं और इंसान खा ले तो जरूरी नहीं है, जब तक बहुत साफ फ्रेश रिफाइंड ना हो। उदर का पंप से प्रक्षालन, उदर को गर्म करना, कड़ी कॉफी और फिर रेंडी के तेल का सेवन करना। गैस मतलब जैसे जो इनहेल कर ली जाती है, कहीं पे कोई फैक्ट्री है, कारखाना है, व्यक्ति वहां गया, वहां पॉइजनस गैस थी, इनहेल कर लिया। कुछ गैसें विषाक्त होती हैं। गैस से आक्रांत व्यक्ति को खुली वायु में रखना, कृत्रिम श्वसन, शरीर को गर्म रखना, कॉफी का सेवन तथा एनिमा देना चाहिए। अब एक अलग टॉपिक है टीकाकरण एवं इसके दुष्प्रभाव। तो आज तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका, ये वाली बुक का जो हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, फर्स्ट पेपर आपका सेकेंड ईयर का। ठीक है, पढ़ते हैं टीकाकरण एवं इसके दुष्प्रभाव, क्योंकि इसमें भी बहुत समझने लायक समझाने लायक नहीं है। रीडिंग करती हूँ, जहाँ पे समझाने लायक होगा बताऊंगी। बच्चों के जीवन और भविष्य की सुरक्षा के लिए सबसे प्रभावी और किफायती तरीकों में से एक है टीकाकरण। मुझे नहीं पता, मेरा बहुत रिसर्च नहीं है, पर प्राकृतिक चिकित्सक हमेशा टीकाकरण के खिलाफ रहते हैं। पर तब जब मैं बहुत सारा रिसर्च कर पाऊंगी तब इस पे बोल पाऊंगी। तो अभी जो इसमें लिखा है और जो सरकार जिस तरह से चल रही है, हमको उसी तरीके से मजबूरी चलना पड़ेगा। ऑल्दो कोविड के प्रोटोकॉल में हमने विश्वरूप चौधरी जी को ज्वाइन किया और 2 साल उनके साथ हमने कोविड के दौरान काम किया। बहुत बार बहुत चीजें सही होती सी दिखी और बहुत बार चीजें नहीं भी सही हुई। तो अभी उस लेवल पे सरकार से लड़ने जैसा डेटा मेरे पास नहीं है, ना मेरे पास इतनी रिसर्च है। तो अभी जितना इसमें लिखा है हमको उसी लेवल पे समझना पड़ेगा। शिशुओं को जीवित रहने के लिए टीकाकरण जरूरी है। नियमित टीकाकरण को छोड़ने से नवजात के जीवन पर जानलेवा प्रभाव पड़ सकता है। शिशुओं के जीवन और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण सबसे प्रभावी और कम लागत का तरीका है। विश्व में आधे से अधिक बच्चे खतरे की परिस्थिति और स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक टीका प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। यदि शिशु का टीकाकरण किया जाए तो विश्व में उनके बचाव में लगभग 15 लाख शिशु मृत्यु को रोका जा सकता है। विगत 2 दशकों में भारत ने स्वास्थ्य सूचकों, खास करके शिशु स्वास्थ्य से संबंधित सूचकों में सुधार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत को सन 2014 में पोलियो मुक्त और सन 2015 में मातृत्व व नवजात टिटनेस उन्मूलन का सर्टिफिकेट मिला। टीकाकरण परिवार और समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है।
अपने शिशुओं का टीकाकरण करके हम अपने समुदाय के सबसे अधिक जोखिमग्रस्त सदस्य जैसे नवजात शिशु की सुरक्षा करते हैं। पूर्व टीकाकरण को गति प्रदान करने के लिए वंचित लोगों तक पहुंच बनाने के लिए भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ किया है। इन लाभार्थियों की संख्या, भौगोलिक पहुंच और टीकों की मात्रा के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है। इसमें प्रति वर्ष 2,70,00,000 नवजात शिशुओं को लक्षित किया जाता है। संपूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रति वर्ष भारत में 2,70,00,000 नवजात शिशुओं को लक्षित किया जाता है। संपूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रति वर्ष भारत में 90 लाख से भी अधिक टीकाकरण सत्रों का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत न्यूमोकॉकल ये खत्म हो रहा है। अच्छा, आपका टॉपिक इसके बाद टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा, इसलिए साथ में पढ़ते रहिए और जो होमवर्क दिया है वो भी कर लीजिएगा। कंजुगेट वैक्सीन व रोटावायरस वैक्सीन जैसे नए टीकों को शामिल किया गया। इसके तहत एक देशव्यापी मीजल्स रूबेला अभियान भी चलाया जा रहा, जिसमें सभी बच्चों को लक्षित किया गया, चाहे उनका आवास कहीं भी हो। इस प्रगति के बावजूद भी भारत में शिशु मृत्यु दर और अस्वस्थता में संक्रामक बीमारियों की उच्च भागीदारी है। भारत में लगभग 10 लाख बच्चे अपना 5वां जन्मदिन मनाने से पहले ही मर जाते हैं। इनमें से 4 में से 1 की मृत्यु निमोनिया और डायरिया के कारण होती है, जो विश्व भर में शिशु मृत्यु की 2 प्रमुख संक्रामक बीमारियां हैं। इनमें से अधिकांश को शिशु स्तनपान टीकाकरण एवं उपचार देकर बचाया जा सकता है। जीवन के पहले वर्ष में भारत में केवल 65% शिशुओं को ही संपूर्ण टीकाकरण मिल पाता था। हालांकि जीवन बचाने और बीमारियों से बचाव की टीकाकरण की क्षमता के स्पष्ट साक्ष्य मौजूद हैं, फिर भी विश्व भर में लाखों छोटे शिशु टीकाकरण से वंचित रह जाते हैं, जो उन्हें और समुदाय की बीमारियों में महामारी के खतरे डाल सकते हैं। आज जब विश्व में कम दाम पर जीवन रक्षक टीका उपलब्ध है, तो यह अस्वीकार होता है। भारत के विभिन्न राज्यों में टीकाकरण की दर अलग अलग है, पर मध्य बड़े भारत के राज्यों का सबसे कम है। अल्प टीकाकृत और गैर टीकाकृत शिशुओं की अधिकांश संख्या बड़े राज्यों जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में है। टीकाकरण में कमी के कारण भौगोलिक, क्षेत्रीय, ग्रामीण, शहरी, गरीब, अमीर और लिंग संबंधित हैं। औसतन लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को कम टीकाकरण प्राप्त होता है और हाइट बर्थ ऑर्डर शिशु के टीकाकरण अपेक्षाकृत कम होता है। NFHS 4 2015-16 के अनुसार संपूर्ण टीकाकरण की राष्ट्रीय औसतन 62% है। DPT 3 पहुंच की 78.4% और मिजल्स के पहले डोज की पहुंच 81% है। संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में कुछ नई चुनौतियां हैं, जैसे कि कार्यकर्ताओं की सीमित क्षमता, खासकर खराब प्रदर्शन करने वाले बड़े राज्यों और जमीनी स्तर के, इस अलावा मांग का सही आकलन नहीं कर पाना, संसाधनों एवं कोल्ड चेन प्रबंध जिनके कारण टीकों के नष्ट होने का दर अधिक है। भारत में टीके के माध्यम से रोके जाने वाले बीमारियों के ट्रैकिंग करने के प्रभावी तंत्र का अभाव भी है। सभी शिशुओं के बचाव एवं फलने फूलने के लिए सुरक्षा देना। विगत 70 वर्षों में टीकाकरण यूनिसेफ के कार्य के केंद्र में रहा है। विश्व भर में शिशुओं के लिए सेवाओं को प्रदान करने के लिए इससे बढ़कर कोई संस्था नहीं है। यूनिसेफ भारत सरकार के टीकाकरण कार्यक्रम का तकनीकी साझेदार है और ये सरकार को सहयोग करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि टीकाकरण के द्वारा सुरक्षित किए जाने वाले बीमारियों में से कोई भी शिशु प्रभावित ना हो सके। तो यूनिसेफ का नाम आपको पता होना चाहिए। आपको 2 बड़ी बीमारियां जिनसे संक्रमण बीमारियां कौन सी हैं उनका नाम पता होना चाहिए।
सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टीकाकरण का प्रसार महत्वपूर्ण है। एक समय हजारों बच्चों की जान लेने वाली बीमारियां पोलियो और स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन किया जा चुका है एवं प्राथमिक रूप से सुरक्षित एवं प्रभावी टीकों के कारण अन्य बीमारियां भी उन्मूलन के कगार पे हैं। यूनिसेफ भारत सरकार एवं अन्य साझेदारों के साथ साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का भी सहयोगी है। यूनिसेफ GAVI को प्रस्तावना विकास, वार्षिक प्रगति, प्रतिवेदन एवं क्रियान्वयन के माध्यम से सहयोग करता है। यूनिसेफ राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह, टीकाकरण एक्शन समूह और पोलियो विशेषज्ञ सलाह समूह में नीति विकास का एक सक्रिय सदस्य है। यूनिसेफ सभी जगह सभी लड़कों लड़कियों के लिए नियमित टीकाकरण पहुंच में सुधार करके उनके जीवन को बचाकर बाल अधिकार की वचनबद्धता को सुनिश्चित करता है। यह अपने सहयोगी एवं साझेदारों के साथ मिलकर भौगोलिक स्थानों, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में गरीबों, वंचितों, कम पढ़े लिखे समूह में टीकाकरण की कमियों को समाप्त करने के लिए कार्यरत है। ऐसा करके सुनिश्चित करता है कि वह सभी शिशु जो टीकाकरण के लिए आते हैं उन्हें आवश्यक व पर्याप्त टीका के सभी डोज मिल सके। ऐसा करने के लिए सभी स्तर पर आवश्यक संसाधनों जैसे टीकाकरण करने वाले आपूर्ति, कौशल, मोटिवेशन व सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना शामिल है। पूरे विश्व में टीका एवं स्वास्थ्य तंत्र पर लोगों को भरोसा बढ़ाने और बनाए रखने के लिए टीका को लाभ एवं संबंधित खतरों एवं साक्ष्य आधारित सूचनाओं के प्रसार से मदद मिल सकती है। यही कारण है कि यूनिसेफ मीडिया, विशेष करके रेडियो एवं आस्था आधारित संगठनों व सामुदायिक नेतृत्व एवं प्रभावी व्यक्तियों के साथ साझेदारी करता है ताकि टीकाकरण के लाभ से संबंधित तथ्यात्मक जानकारी को साझा किया जा सके। यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई जाए और अभिभावकों और देखरेखकर्ताओं के पास टीकाकरण चक्र के बारे में आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो। उन्हें ये पता होना चाहिए कि शिशु को टीकाकरण के लिए कब और कहां लाना है, टीकाकरण के बीच का अंतराल क्या है, इसकी डोज क्या है और टीकाकरण सत्र को नहीं छोड़ने का क्या महत्व है। टीकाकरण के क्षेत्र में यूनिसेफ के भारतीय तकनीकी सहयोग में नया जुड़ाव मीजल्स रूबेला टीकाकरण हुआ है। इस बीमारी के प्रसार में विश्व भर में एक खतरनाक वृद्धि हुई है। यहाँ तक कि वैसे देशों में भी इनका उन्मूलन हो चुका है, पर यहाँ उन्मूलन के कगार पर हो चुका था, पर यह उन्मूलन के कगार पर थी। मीजल्स रूबेला टीकाकरण सुरक्षित और प्रभावी है। फरवरी 2017 में अब तक भारत में 32 राज्यों और 23 करोड़ शिशुओं को MR टीका का डोज दिया जा चुका है। इस अभियान में उपयोग किए जाने वाले MR वैक्सीन का निर्माण भारत में किया गया है एवं विश्व भर में उपयोग में के लिए निर्यात भी किया जाता है। एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम अभियान के बाद संपूर्ण टीकाकरण आच्छादन में 18.5% वृद्धि हुई है। मिशन इंद्रधनुष से प्राप्त अनुभवों को देश भर में टीकाकरण से छूट चुके शिशुओं को टीकाकरण में शामिल करने और संपूर्ण टीकाकरण आच्छादन को 90% तक स्थायी बनाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। शिशु मृत्यु दर को कम करने वाले पहल में टीकाकरण तक पहुंच को सुधारने के बाद भारत की वचनबद्धता महत्वपूर्ण है और सरकार के उच्च स्तर पर टीकाकरण की प्रधानता की जाती है। 190 जिलों में यह मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था। नियमित व प्रभावी टीकाकरण से भारत को प्रभावित करने वाले कई बीमारियों का उन्मूलन किया जा सकता है। अब यहाँ पर आगे जो लिखा है वो थोड़ा आई ओपनर की तरह है, जहाँ पर हम प्राकृतिक चिकित्सक इस तरह की बात हमेशा करते आए हैं। साइड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, बहुत बार आप गूगल सर्च करेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा ला रहे हो ना मंजू, लाते दे ठीक है। तो ये इसकी बात समय समय पर की गई है।
प्रत्येक टीका विभिन्न घटकों के साथ बनाया जाता है और प्रत्येक आपको अलग अलग तरीके से प्रभावित कर सकता है। जिन लोगों ने अतीत में कुछ टीकों से एलर्जी की प्रतिक्रिया का अनुभव किया है, उन्हें फिर से एलर्जी की प्रतिक्रिया का अनुभव हो सकता है। कोई भी टीका 100% प्रभावशाली नहीं होता, इसके लिए टीका लेने वाले व्यक्ति भी बीमार हो जाते हैं। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले कुछ लोगों को टीका नहीं लगाया जा सकता है या केवल एक स्वस्थ देखभाल प्रदाता की करीबी देखरेख में होना चाहिए। वैक्सीन इंजेक्शन से अधिक दुष्प्रभाव हल्के होते हैं। कुछ लोग बिना किसी दुष्प्रभाव का अनुभव करेंगे। जब वे होते हैं, दुष्प्रभाव दूसरों की तुलना में कुछ दुर्लभ शामिल हो सकते हैं। दर्द, लालिमा व इंजेक्शन लगने की जगह पर सूजन, इंजेक्शन स्थल पर जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी, निम्न से उच्च श्रेणी का बुखार, निद्रा संबंधी परेशानी, थकान, स्मृति लोप, शरीर के किसी विशेष क्षेत्र पर पूर्ण मांसपेशी पक्षाघात, दृष्टि हानि, बरामदगी। कुछ जोखिम कारक टीकाकरण में होने वाले दुष्प्रभावों का अनुभव करने के लिए आपके जोखिम को बढ़ाते हैं। इन जोखिम कारकों में शामिल है कमजोर या दबा हुआ प्रतिरक्षा प्रणाली होना, टीका लगाने पर के समय बीमार होना, वैक्सीन प्रतिक्रियाओं का पारिवारिक या व्यक्तिगत इतिहास होना, टीकों से होने वाले गंभीर या जानलेवा दुष्प्रभाव या प्रतिक्रिया दुर्लभ है। वास्तव में अधिकांश लोगों को बीमारियों या बीमार होने का अधिक खतरा होता है अगर वे टीका नहीं लगाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट पेपर जो खत्म हुआ आज। तो वैक्सीनेशन के संबंध में बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, पर हम इसके अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर के नहीं कह पाते हैं। अनलेस और अनटिल जो भी हमारे वायरल अटैक होते हैं उनको इसी से कंट्रोल किया जाता रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। दोनों बातें हैं, अगर शरीर कमजोर है, वीक है, फीवर आ रहा है, तो ऑलरेडी अगर वैक्सीनेशन है तो बॉडी उसके अगेंस्ट लड़ करके एंटीबायोटिक बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। तो अगर बॉडी में इतनी ताकत नहीं है कि वो एंटीबॉडी बनाए तो वो और कमजोर हो जाती है। तो डिपेंड करता है कि जो लड़ने वाला है, जो एंटीजन है, उसके अगेंस्ट आपका बॉडी कितना मजबूत है। अगर बहुत कमजोर बॉडी होती है तो उसको नुकसान होता है, ये भी बात सवाने सच है। तो अभी हम लोग जिस तरह से वैक्सीनेशन चल रहा है, बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन को ना प्रमोट करके जो बहुत संक्रामक बीमारियां हैं जिन पर विजय पाई गई है, उनका बेसिक वैक्सीनेशन कराना चाहिए और ये कराते लोग आ रहे हैं। तो अभी आप लोग कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछिए, बिकॉज ये चैप्टर और ये बुक पूरी खत्म हो गई है। आगे का शेड्यूल सर से बात करके आपको मिल जाएगा कि कैसे करना है, दूसरा तुरंत शुरू करना है या ब्रेक दे करके और आप लोग टॉपिक्स पढ़ लें, उसके बाद शुरू करना है। तो अभी आप लोग कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर कुछ पूछना चाहें, नहीं तो फिर वाइंड अप करते हैं। अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। ये सहज मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के निम्नलिखित लक्षण होते हैं, इसका टॉपिक को कैसे बनाना है मैम, एक बार फिर से बता देंगे तो। हाँ। जो लक्षण है, पॉइंट है 10, तो उसको कैसे टाइप का बनाना है? ये जैसे आपने ये लक्षण एक साइड पे लिख लिए, एक पेपर पे लक्षण एक साइड लिख लिए और यहाँ पर 10 में से आप कितने मार्किंग अपने आप को देंगे, है ना। अब जैसे पहला लाइन है आत्मविश्वास व आत्मसम्मान की भावना, तो आपके अंदर आत्मविश्वास की भावना कितनी है? 10 में से पूरी 10 में 10 है कि 9 है, या कहीं कहीं पर आत्मविश्वास डगमगा जाता है, क्या बहुत ज्यादा डगमगाया हुआ है? अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो अगर आप अपने घर के 4 सदस्यों को देखो तो समझ में आएगा कि आत्मविश्वास किसमें ज्यादा है, किसमें कम है, या मेरे में ज्यादा है। ठीक है, तो उसमें से नंबर देने। फिर विचार करने की पूर्ण क्षमता, क्या सच में हम किसी चीज को बहुत ध्यान से, बहुत गहरे से, बहुत उस तरीके से सोच करके करते हैं या यूं ही कर देते हैं? ठीक है। फिर जैसे
बुद्धि विवेक के द्वारा निर्णय लेने की पूर्ण क्षमता क्या मेरे अंदर है? अब मैं अपने आप को 10 में 10 नंबर देता हूँ, 9 देता हूँ, 8 देता हूँ, 5 देता हूँ। स्वतः स्फूर्ति कितनी है? क्या सुबह उठ करके हम एकदम तरोताजा होकर के काम करते हैं, या अचानक से कुछ भी डोरबेल बजी और हम तुरंत चले जाते हैं, या हम वाइफ को कहते हैं, वाइफ छोटे बेटे को कहती है, छोटा बेटा और छोटे बेटे को कहता है, और शायद कहीं रोबोट हो घर में तो वो उसको कह देता है कि भाई तुम खोल दो, या घर में कोई सर्वेंट हो। तो इससे आप अंदाजा लगाते हैं स्वतः स्फूर्ति का। और स्फूर्ति क्या है? यथेष्ट सुरक्षा। सुरक्षा एक ऐसी चीज है ना कि हमें अपने आप को सुरक्षित फील करते हैं कि नहीं, महसूस करते हैं कि नहीं, या उसके लिए हमें लगता है कि हमें कोई डर है जीवन में ना? अब जैसे आज ही का एग्जाम्पल देती हूँ कि अभी जैसे एक घर में व्यक्ति हमारे साथ नहीं गया क्योंकि उनके घर में कोई नहीं था, वो अकेले थी, तो हम घर कैसे बंद करें? उसी जगह दूसरा व्यक्ति ये कह रहा है, मैं बजाय रिलेशन के नाम लेके, दूसरा व्यक्ति ये कह रहा है अरे क्या ही है, ले जाए, पूरा घर ले जाए, हम फिर बना लेंगे, जिएंगे तो अब दोनों व्यक्ति की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उनको आप समझा ही नहीं सकते, काउंसलिंग नहीं कर सकते इसकी। ये अंदर से आता है, इनबिल्ट है कि कौन ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। क्यों? उसके ऊपर उसकी नॉलेज है, उसके ऊपर उसका अपने ऊपर विश्वास है। समझ रहे हैं? तो ये दो अलग अलग तरीके के, सबको अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है। अब उसमें से आप ये कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने 10-10 में से मार्क दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पॉइंट है। 20 अगर 10-10 नंबर सबको हैं तो 200 नंबर हो गए, है ना? अगर 200 में से 80% मार्क्स भी नहीं आते हैं जोड़ने पर, इसका मतलब आप मानसिक रूप से थोड़े कमजोर हैं और आपको उन पे काम करना चाहिए। पहले बिना जोड़े अपनी चीजों को नंबर दीजिए। तो सिंपल ऑन एन एवरेज व्यक्ति को होने के लिए 70% मार्क्स चाहिए ना, किसी भी चीज में चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर 80% मार्क्स है मतलब आप बहुत हेल्दी हैं, 90% है और ज्यादा हेल्दी हैं, पर अगर 70 से नीचे है इसका मतलब आपको कुछ चीजों में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है हेमंत जी, समझ आ गया है ना? जैसे एक पॉइंट है निस्वार्थ, तो भाई स्वार्थी है हम, कितने % स्वार्थी है? निस्वार्थ तो नहीं है, 100% निस्वार्थ तो है ही नहीं। वो तो वो लोग हैं जो कमंडल लेकर के बैठे हुए हैं। अब वो किस बात के स्वार्थी है मुझे नहीं पता, हो सकता है उनको अपना तारीफ की लालच हो कि हम महाराज जी हैं, हम हमारे पैर छुएंगे, लोग हमारी बातें करेंगे बड़ी बड़ी, तो उनका अपना स्वार्थ है। हर किसी का अपना अपना स्वार्थ है। तो हम कितने % निस्वार्थ रूप से काम कर रहे हैं, उस तरीके से जज कीजिए। ठीक है ना? और कोई क्वेश्चन? जी मैम, धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन बताओ जो आपने ऐसे सोचा हो। एक बार बुक पलट डालिए, अभी हम खाली बैठे हैं 10 मिनट आपके पास। इसमें जैसे अंडे खाना ये सब चीजें दिया रहता है कुछ में, तो यह क्या नेचुरोपैथी में वो आता है मैम? देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें मेडिसिन का काम करती हैं। हमारे एक प्राकृतिक चिकित्सक हमारे साथ थे जो आज बीच में नहीं है, हमारे 80 साल के वी.के. ओहरी जी। वी.के. ओहरी जी को लिवर पे मास्टरी थी। लखनऊ की बहुत जानी मानी हस्ती, जो पहले केमिकल लैब में काम करते थे, फिर उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा की और 40-50 साल प्राकृतिक चिकित्सा की। भीड़ लगती थी उनके यहाँ और वो वायरस फ्री कर देते थे अपनी दवाएं दे करके। सिर्फ 1 घंटा देखते थे। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी पर उनका रिसर्च था, पेटेंट कराया है उन्होंने। ठीक, तो समय समय पर उन्होंने अंडे खिलाए पेशेंट को। मेरे सामने की बात है, वो देखने गए क्योंकि डैमेज होता हुआ लीवर है, हाई प्रोटीन डाइट चाहिए। अगर हम दाल खिलाएंगे तो पचा नहीं पाएगा व्यक्ति, हम अंडे खिलाएंगे। 4 अंडे खिलाए उन्होंने। और दवा के नाम पे मुझे नहीं पता उनकी दवा का कॉम्पोजिशन क्या था, मैं उनके घर भी गई, उनका पेटेंट भी देखा है।
उसके बाद मैंने उनसे, उनको जब नहीं है तो उनकी वाइफ से बात भी की है, पर वो अपना कुछ भी पेटेंट किया हुआ कुछ भी खोलने को नहीं तैयार है। मतलब वो गया उनके साथ, ऐसे समझ लीजिए। तो वो जो वायरल के लिए दवा बनाते थे वो खुद ही बनाते थे घर में, वो और उनकी वाइफ। तो उसमें जितना मैं समझ पाती हूँ कि आपका गिलोय हो सकता है, तुलसी हो सकता है, करी लीफ हो सकती है, काली मिर्च हो सकती है, लौंग हो सकती है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और वो उसे बाहर भी देते थे, सूखी औषधि और गीली औषधि बाहर भी भेजते थे। और उससे रिपोर्ट उनके पास पूरी, उनकी अलमारी खोली तो यहाँ से वहां तक रिपोर्ट्स थी। इतना काम किया उन्होंने, रिपोर्ट के लेवल पे काम किया, रिपोर्ट्स मंगाई हैं। तो आप उसको सर्च भी कर सकते हैं उनके नाम को, V.K. ओहरी, डॉक्टर V.K. ओहरी। इनका पेटेंट मौजूद है वायरल फ्री करने के लिए। पर जितना मैं समझती हूँ कि अब अगर आपने सोसाइटी को कुछ दिया है तो आप अगर जाएं तो आपके नाम से जो पेटेंट है वो सार्वजनिक हो जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। पर हमने बात की उनकी वाइफ से तो बड़ा निराशा मिली मुझे कि उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम शेयर ही नहीं करना चाहते किसी को, पर अब हम ये काम ही नहीं करना चाहते। ये बहुत ही निराशा वाली बात है कि अगर अपनी उम्र में हमें कभी भगवान ने मौका दिया और हम किसी बीमारी पे बहुत बड़े लेवल पे काम कर पाए तो हम समाज को दे के जाएंगे ना, क्योंकि हर किसी को एक दिन जाना है। तो हमको तो ये बात नहीं समझ में आती है। और उन्होंने लाखों मरीज देखे होंगे, 50,000 के बाद तो पेटेंट होता है, तो अगर उन्होंने पेटेंट कराया है तो 50,000 व्यक्तियों को तो देखा ही है। कम से कम होते हैं 50,000 अपनी जिंदगी में। 40 वर्ष या 50 वर्ष उन्होंने काम किया मेडिकल कॉलेज में एज ए एक्सपर्ट टीम। हमारी उनसे मुलाकात होती थी। एक बार जब हमने प्रोग्राम किया तो उनको बुलाया भी हमने, वो आए हमारे सेंटर पे और उन्होंने अच्छी टॉक भी दी। सो ठीक तो होती हैं चीजें, बस आप जुट जाएं, पीछे लग जाएं। मैम हमारे तरफ भी, ये हमारा छत्तीसगढ़ के बॉर्डर है में उड़ीसा में एक टाइफाइड का बहुत सारे लोग जो है ना, वो अंडे का जो केसर है और जो शुद्ध मोहे का शराब है उसको नाभि में लेप करते हैं सिंदूर में, और टाइफाइड रहता है, फिर चेक करते हैं तो पूरा टाइफाइड गायब भी हो जाता है। और कितने दिन में? हाँ, ये एंटीबायोटिक डेट का जो है इसका होता है, तो उसी हिसाब से वो वैद्य लोग हैं और देते हैं। उसमें जो बासा का पत्ता, फिर वो जिसको बोलते हैं हमारा हार श्रृंगार का पत्ता आदि आदि, फिर काढ़ा बना के देते हैं। और तुरंत नहाने के लिए भी बोलते हैं। पूरा टाइफाइड जो है ना बहुत बहुत दूर दूर से भी आते हैं, एक दो वैद्य देते हैं। तो उसका हमने प्रयोग भी किया है, हमारे श्रीमती जी को लेके भी गए थे। तो देसी अंडे का जो है केसर और देसी शराब लाने के लिए बोलते हैं, उसको नाभि में लगाते हैं। तो वो तो बाहर वाला देखे हैं, बाकी भीतर वाला भी मैंने होता है, आप बता दिए तो उसके लिए धन्यवाद। देसी अंडे का क्या करते हैं? देसी अंडे का केसर क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, देसी अंडे का केसर लगाते हैं और उसमें जैसे ये कहा, मतलब केसर क्या मतलब है देसी अंडे का केसर? जैसे इसमें तो आप अंदर में जो सफेदी टाइप का रहता है उसी को, जो अंडे के अंदर, अंडे का जब आप छिलका हटाएंगे तो एक व्हाइट पोर्शन है, उसके अंदर येलो पोर्शन है। हाँ, वो येलो वाला को करते हैं। अच्छा, हाँ, येलो वाले का क्या किया उन्होंने? खाने को दिया? नहीं, नाभि में लगाते, उसमें सिंदूर मिलाते हैं और अच्छा। शराब, तीनों को वो नाभि में घिसते हैं उसको, और एक ही दिन में ठीक हो जाता है। और कुछ काढ़ा पिलाते हैं आयुर्वेद का। तो काढ़े के बारे में भी मालूम है आपको? जी मैम, उसको बासा का बताते नहीं है, वहाँ कुछ छुपा के देते हैं। अब लेकिन उसमें मैं एक जने को पूछा तो बोले कि वो जो हमारा हार श्रृंगार का पत्ता है उसको देते हैं, और बासा पत्ता का जड़, और बासा पत्ता और तुलसी पत्ता और गिलोय, ये 4 चीज को ऐसे टुकड़ा टुकड़ा करके 3 से 5 दिन पिलाने के लिए दे देते हैं। और नाभि में उसको औषधि को डालते हैं, उससे ठीक हो जाता है। बहुत सारे लोग एक बार टेस्ट करा के जाते हैं, टाइफाइड जैसे पता चलता है तो उनके यहाँ जाते हैं और वो लोग देते हैं और उसको फिर कर देते हैं, तो फिर टेस्ट कराते हैं तो फिर नॉर्मल आ जाता है, ऐसा होता है। लेकिन हम कहते हैं टाइफाइड ही नहीं, सारी बीमारियां एक ही तरीके से ठीक होती हैं, ठीक है ना?
अब जिसने जिस पे मास्टरी कर ली, और ये टाइफाइड ठीक करते हैं तो चले जा रहे हैं। सारी बीमारियां सिर्फ काढ़ा, एल्कलाइन डाइट, खाना ना खाना, ठीक है, और नाभि पर इस तरह का एप्लीकेशन ठीक होता है। नीमा है, कुंजल है, नाभि पर एप्लीकेशन है, ठीक हो जाएगा इंसान। आज हमारे पास एक लड़की आई थी, 23-24 साल की होगी, उसके चेहरे पे खूब काले काले दाने थे। तो मैंने कहा ये पहले तो नहीं थे, मैंने देखा हुआ था उनको। तो उन्होंने कहा हाँ ये पहले नहीं थे। किस बात से आई थी कि पेट में जलन भी होती है, लैट्रिन की जगह पे भी जलन होती है, लैट्रिन करने पे जलन होती है, और इस पोर्शन में जलन होती है अंदर से। तो ये हाइपर एसिडिटी का लक्षण है, हाइपर एसिडिटी। और मे भी अल्सर की शुरुआत हो, जो कि कोलोनोस्कोपी किए बिना पता नहीं चलेगा। तो हमने 5 दिन के लिए उसका भोजन बंद कर दिया है। मीठे फलों का रस, नारियल का दूध, नारियल का पानी, इन्हीं सब पे पूरे दिन उसका बनाया है मुनक्के। तो अब देखते हैं अभी 5 दिन में, मुझे तो लगता है। और मिट्टी की पट्टी और लेप मिट्टी का और कुंजल। अब इसमें थोड़ी बहुत औषधियां मिला दीजिए तो पैसा और ले पाएंगे भाई, नहीं बताते हैं। सिंपल बात है। हमने फॉर्मूला लिख दिया, हम फॉर्मूला ना लिखे तो भीड़ लगने लगती है। पर हमें लगता है प्राकृतिक चिकित्सा, बतौर प्राकृतिक चिकित्सा दूर तक जानी चाहिए। जी मैम, हम जैसे 1 साल क्लियर कर चुके हैं, तो ये प्राकृतिक चिकित्सा लोगों के ऊपर सब हम सब कर सकते हैं ना? अभी आपने जो थेरेपी है ना, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, वो कितनी की है? जैसे जल चिकित्सा की बहुत सारी विधियां हैं, हॉट फुट बाथ है, कटी स्नान है, ये सब पढ़ा है आपने? हाँ जी मैम, वो पढ़े तो हैं, लेकिन वो किसी किसी साइटिका पेशेंट को वो टब में कमर से नीचे बैठने के लिए, पैर को ऊपर करके करने के लिए बोलते हैं। और जैसे किसी आदि का सूजन आदि होता है तो गर्म पानी थोड़ा नमक डाल के थोड़ा पैर को घुटने तक रखने के लिए, हाथ को रखने के लिए बोलते हैं। सूजन उजन बहुत कम हो जाता है। हाँ। तो ठीक है, इसका ना देखिए, कभी भी प्रैक्टिस करना चाहिए तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाइए, है ना, तो उस पर रिसर्च हो सके। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नाम, पता, नंबर, और उससे क्या क्या आपके लक्षण हैं, क्या क्या आपकी बीमारी, कौन कौन सी पुरानी और किसके लिए आप दवा खाते हैं, ठीक है। फिर उसका रिमार्क की डेली आपको ये चिकित्सा दी गई, कितना फायदा है। मान लीजिए 15 दिन चला ट्रीटमेंट, 10 दिन चला, कितने % फायदा है, बीच बीच में भी पूछ लिया और बाद में भी पूछ लिया, और आपने क्या चिकित्सा दी वो भी मेंशन हो, ठीक है। हम मतलब वीडियो फीडबैक तो लेते ही है, पर मेरा भी ये फाइल वाला काम पूरा प्रॉपर रहता है। मैं नहीं हूँ, सुबह 7 बजे कभी कभी थेरेपिस्ट देता है ट्रीटमेंट, तो हम कहते हैं आप लिख दीजिए आपने क्या चिकित्सा दी है, ठीक है। तो बिल्कुल आप एक बोर्ड लगाइए, नेचुरोपैथ फिजिशियन, नेचुरोपैथ फिजिशियन हेमंत, मिस्टर हेमंत नेचुरोपैथ फिजिशियन, और आप करिए साथ में, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा पढ़ी नहीं जाती, ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है। क्योंकि हम मरेगा तो कोई है नहीं इससे, या कम ठीक होगा या ज्यादा ठीक होगा। तो हमें उस अंतर को कम करना है कि अगर 10% सक्सेस रेट है तो हम क्या ऐसा तिकड़म लगाएं कि उसका विश्वास भी हम हासिल करें और उसको हम 25-30% तक पहुंचा पाए। 100% तो ईश्वर के हाथ में है। पेशेंट आया और पूरी तरह ठीक हो जाए तो उसमें बहुत सारी चीजें कि उसका कितना विश्वास है, वो कितना आपको फॉलो कर रहा है, किस स्टेज में आया है, बहुत ही खराब करके आया है तो क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, पर हर किसी को नेचुरोपैथ फिजिशियन लिखना चाहिए, उसको करना चाहिए। और कभी कभी तो आप उनका वीडियो बना करके हमें भी भेजो, क्योंकि मेनली क्या है ना, आपके शहर में प्राकृतिक चिकित्सा के लिए आप ही को लोग ढूंढेंगे, और हम जब अपने उस पर डालेंगे तो नाम तो प्राकृतिक चिकित्सा का होगा ना, कि प्राकृतिक चिकित्सा से फायदा हुआ। सिंपल आपने पानी में बिठाया, मसाज की, एक्यूप्रेशर किया, काढ़ा पिलाया, सब कुछ प्राकृतिक चिकित्सा है। जब तक आप औषधियों का प्रयोग नहीं करते, इवन महुए का इस्तेमाल, अंडे का इस्तेमाल, प्राकृतिक चिकित्सा है, ठीक है। अब सेल्फ यूरिनेशन, काव यूरिनेशन, तो जब वो प्राकृतिक चिकित्सा है, या प्राकृतिक चिकित्सक जब नहीं ठीक कर पाता है तो कॉड लिवर ऑयल खिलाता है,
मछली के तेल की कैप्सूल। तो किस बात का मांसाहार और शाकाहारी में लड़ाई झगड़ा? ठीक है, क्यों नहीं खाना चाहिए मांसाहार? क्योंकि हमारा शरीर, हमारी आंतें उसको पचाने लायक बनी नहीं है, और जो मांसाहार है वो बहुत ज्यादा एसिडिक फूड है, तो हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। और जहां पे औषधियों की बात आएगी तो फिर तो दूध भी पी रहे हैं ना, फिर दूध भी बंद करिए। फिर तो शहद खा रहे हैं, फिर शहद भी बंद कीजिए। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मनुष्य निर्भर तो है ही है जानवरों पे, प्लांट्स पे तो निर्भर है ही है, जानवरों पे भी निर्भर है। अभी आपकी बुद्धिमत्ता क्या कहती है कि उसको हम औषधियों रूपी रहने दें कि उसको अपने आहार का हिस्सा बनाएं? जब वेजिटेरियन डाइट में विटामिन B12 कम हो रहा है, विटामिन D कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम जो कैप्सूल्स लिख रहे हैं उनमें मछली का तेल है, तो वो भी तो वहीं से आ रहा है ना, उनको मार करके आ रहा है। तो इसलिए हम उस झगड़े में अभी पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे सात्विक हो नहीं पा रहे। ऑल्दो मैं पूरी तरह वेजिटेरियन हूँ, ना मैं अंडा खाती हूँ, ना मैं मांस मछली खाती हूँ, लेकिन फिर भी जो लोग आते हैं हम उनको बहुत ही प्यार से, क्योंकि वो बचपन से खाते आए हैं, उनका एक मॉडरेट डाइट डिजाइन करते हैं कि जैसे अगर आपको खाना ही है नॉनवेज तो हफ्ते में 1 या 2 बार खाना ही है, तो सिर्फ दिन में दोपहर में खाना है, बाकी टाइम आपको फल सब्जियां सलाद सूप बढ़ाना है, तब आप उसको पचा पाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका होता है, बजाय धर्म के नाम पर पे किसी को भी डिमोलाइज कर देना कि अरे तुम तो अच्छे हो, तुम ये खाते हो। नहीं कर सकते ऐसा। तो हम जिस भी व्यक्ति को जैसा भी है उसको आगे पीछे करके प्यार से दुलार से अपनी प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक करने की कोशिश करें, ना कि उसको कि बिल्कुल ही ऐसे कर दे कि वो कर ही ना पाए। ऐसा ना करें। जो जैसा खा रहा है, खाता आ रहा है, उसमें सुधार करिए, उसको कम करिए, ज्यादा करिए। अपने जैसे भोजन चर्या है हमारी कि अल्कलाइन डाइट होनी चाहिए, क्षारीय होना चाहिए खाना, तो 80% क्षारीय भोजन की कैटेगरी में वो कैसे फिट बैठ रहा है, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आप उसको आहार परिवर्तित कीजिए, उसी के आहार को आगे पीछे करके तोड़ मोड़ के ठीक कर दीजिए। ठीक है, और हमें भी कुछ कुछ सीखने को मिलता है अगर हेमंत जी और आप लोग वहाँ हैं, क्योंकि वहाँ क्या है ना, वहाँ जड़ी बूटियां भी मिलती हैं, बहुत सारे लोगों का उस पे वो कमांड भी है। तो अगर ऐसा कोई फॉर्मूला है या आपको लगता है 2-3 जॉइंटिस के पेशेंट आपने ठीक किए पर्सनली, तो आप हमें भी भेजो, हम भी अपने यहाँ पे कुछ कुछ जॉइंटिस के पेशेंट को करेंगे, फिर एक रिसर्च हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको इन लोगों के साथ अपने मरने के साथ नहीं ले जाना है, हमको इस समाज को कुछ दे के जाना है। जैसे प्राकृतिक चिकित्सा पढ़ा रही हूँ तो दे करके जा रही हूँ। पहले गायत्री मंत्र कान में फूका जाता था, अब सार्वजनिक है ना, महिलाएं भी करती हैं। तो अभी ये ऐसा ना हो कि इधर से लाए उधर से लाए और भीड़ लगने लगी और हो गया, सिर्फ हम ही ठीक कर पाएंगे पूरी दुनिया को, सिर्फ हम ही नहीं ठीक कर पाएंगे ना, सभी लोग मिलके ठीक कर पाएंगे। तो अगर अगेंस्ट मेडिकेशन कोई बात वहां है और आपको पता चलती हो और आप एकदम सेम फॉर्मूला नहीं, अपने अकल लगा के अपने फॉर्मूले पे ठीक कर ले जाते हैं, तो आप हमें भेजिए, हम भी ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे हम भी करते हैं, हम भी आपको बताएंगे, तो उसको बल मिलेगा। हाँ, सच में ठीक होता है रिपोर्ट्स के लेवल पे। ठीक है, ठीक है, फिर अगली क्लास के लिए हम आपको नए सिलेबस के साथ मिलेंगे और वो सर से बात करके देवेंद्र जी से बताते हैं।